बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ACC 501 बिजनेस फाइनेंस का लेसन नंबर 24 शेयर करूंगी। इस पे मैं बेस्ट से बेस्ट आपको लेक्चर देने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर फिर भी कोई बात कोई पॉइंट आपको समझ में ना आए तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं आपको लाजमी बताऊंगी। विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं कि आपका चैप्टर लेसन नंबर 24 है और नॉन कांस्टेंट ग्रोथ स्टॉक इसका नेम है। इसमें पहले आपको एक एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल समझ लेते हैं। इसी से रिलेटेड ही आपके पेपर में आएंगी। तो ये पहले 30 पर मैं आपको अपने वर्ड्स में बताऊंगी ताकि आपके लिए आपका टाइम भी ना वेस्ट हो। शॉर्ट लेक्चर है तो ये शॉर्ट 10 मिनट्स में बस एंड हो जाए। 30% इसका नॉमिनल रेट है और 3 इसका टाइम पीरियड आ जाएगा और 10% इसका ड्रॉप रिटर्न रेट है। $5 मिलियन ये इसका टोटल डिविडेंड है और 20 रिटर्न रेट है, इसका 20% रिटर्न रेट है। ये बात तो आपको पता ही है कि जो रिटर्न रेट और ग्रोथ रेट होता है इसको हम 100 के साथ पहले डिवाइड करते हैं और फिर इसका आंसर आ जाता है। ये इसका ग्रोथ रेट है और आपने फाइंड करना है टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक और 30% इसका सुपर नॉर्मल ग्रोथ रेट है। क्वेश्चन का सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखें टोटल डिविडेंड रेट मिलियंस में आपको फाइंड करना है, तो वही है D1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस G। तो D1 हमारे पास क्या था यहाँ पर, ये D की वैल्यू थी यानी टोटल डिविडेंड, तो अब हमने इसको D1 का नाम दे दिया। D1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस G। G की वैल्यू क्या थी हमारे पास, सुपर नॉमिनल ग्रोथ रेट को हमने यहाँ पे यूज की है, इसने ये बता दिया। तो 30% है, 30 को आप 100 के साथ डिवाइड करें तो आपके पास 0.3 आ जाएगा। उसमें आप 1 को प्लस कर दें क्योंकि 1 प्लस G है ना, तो ये आपका 1.3 आ जाएगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास $6.500 आ जाएगा। इसको अगेन अब आपके पास ये D2 का आंसर निकलेगा। अब आप इसको 1.3 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये D2 का आंसर आ जाएगा। D2 के आंसर को आप फिर 1.3 के साथ मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये सुपर नॉर्मल ग्रोथ है ना, ग्रोथ रेट है, इस वजह से अब आपके पास D3 का आंसर आ जाएगा। अब इसने हमें टाइम पीरियड बता दिया था तो मुझे यहाँ से वैल्यू ऑफ बाउंड भी फाइंड करनी थी। जिस वैल्यू पे स्टॉक को बेचा जाए वो P होती है यानी सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक या बाउंड, तो इसको हम P कहते हैं। तो इसने हमें टाइम पीरियड 3 का दिया था, तो फार्मूला हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि D3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस G एंड डिवाइडेड बाय R माइनस G। D3 की वैल्यू आप यहाँ से लेंगे 1 प्लस G सिंपल वाला ले रहे हैं तो ये 10 वाला आएगा। इसको आप 100 के साथ डिवाइड करेंगे और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो आपके पास ये 1.10 आ जाएगा। R की वैल्यू 20 थी, 20 को आपने 100 के साथ डिवाइड किया 0.2 हो जाएगा 20 और ये माइनस G, दोबारा वही वैल्यू को सोल्व करें आंसर आ जाएगा। इसी एग्जाम्पल के साथ इन्होंने नॉन कांस्टेंट ग्रोथ स्टॉक को भी काय को उसको भी फाइंड करें, तो आप ये भी फार्मूला पीछे पढ़ चुके हैं। D1 की वैल्यू आपके पास ये ऊपर आ गई, इसी तरह नीचे D2 की वैल्यू आ गई और ये D3 की। नेक्स्ट आगे जो इसने P3 लिखा है ये कहाँ से आया, तो ये देखें ये जो हमने आंसर फाइंड किया ना P3 का किया है। नीचे जो 1 प्लस R है, R की वैल्यू हमारे पास 20 थी तो हमने उसको डिवाइड किया और उसमें 1 ऐड कर दिया, तो हमारे पास 1 प्लस R यानी 1.20 आ जाएगा। इनका अब आपने यहाँ पे 1 है, इसकी पावर 2 है, तो अब आप इसका स्केयर ले लेंगे, फिर यहाँ पे क्यूब लेंगे और यहाँ पे भी क्यूब लेंगे। सिंपल आप इसको कैलकुलेट करें और आंसर आ जाएगा। कंपोनेंट ऑफ रिक्वायर्ड रिटर्न, तो इसमें P नोट के जरिए हम रिक्वायर्ड रिटर्न निकालेंगे। P नोट का हमने क्या फार्मूला पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि D1 ओवर डिवाइडेड बाय R माइनस G। तो अब हम R माइनस G की जगह पे अगर P नोट को ले आए तो हमारे पास ये बन जाएगा R माइनस G इज इक्वल टू D1 ओवर P नोट। तो अगर हम G को इक्वल की दूसरी साइड ले जाएं क्योंकि हमने रिक्वायर्ड रिटर्न फाइंड करनी है, तो R इज इक्वल टू D1 ओवर P नोट प्लस G आ जाएगा। अब हम देखें तो R के हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं। पहले में हमारे पास आ जाएगा D1 डिवाइडेड बाय P नोट और दूसरे में आ जाएगा G। तो ये हमारे पास बनेगा डिविडेंड यील्ड। इसका मतलब है कि हिसाब किताब यानी कैलकुलेशन के दरमियान जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है करंट प्राइस के साथ, उसको हम कॉन्सेप्चुअली तौर पर यानी कि तस्वराती तौर पर एक बॉन्ड पर मौजूदा जो करंट यील्ड मिलती है उससे मिला दें। नेक्स्ट है हमारे पास इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो G, जिसको हम ग्रोथ रेट कहते हैं यानी शरह नमू, वो शरह जिस पर स्टॉक की कीमत बढ़ती जाए, जो स्टॉक की प्राइस को देखिए ग्रो करता हो। बस ये इतना सा ऑब्जेक्टिव के लिए है।
फिर आगे इसने एक एग्जाम्पल दे दी है। ये इसके पास देखें, जिस प्राइस पर स्टॉक या बॉन्ड को सेल किया जाए उसको हम पी कहते हैं, तो ये हमारे पास पी नोट आ जाएगा। नेक्स्ट डिविडेंड का आपको कॉन्सेप्ट दे दूं तो देखें, जिस तरह अगर इन्होंने हमें टाइम पीरियड दिया 4 का, तो नेक्स्ट डिविडेंड हमारे पास आएगा 5। लेकिन अगर यहाँ पे इन्होंने हमें टाइम पीरियड नहीं दिया तो 0 टाइम पीरियड होगा हमारे पास, और जो नेक्स्ट डिविडेंड होगा वो D1 होगा या P1 होगा। ठीक है, आगे ये इसका ग्रोथ रेट, और फाइंड हमने करना है रिटर्न रेट। फार्मूला वही लगाएंगे, सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। D1 का आंसर हम ये लेंगे, P नोट का आंसर हम ये लेंगे, और ये आ जाएगा ग्रोथ रेट। फाइंड करेंगे, सिंपल आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जब नेक्स्ट डिविडेंड दे दें तो हमें फिर ये डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के थ्रू प्राइस और स्टॉक भी निकालनी पड़ती है। तो ये हमने पुराना वाला फार्मूला लगाया, D1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जी डिवाइड बाय R माइनस जी। D1 का आंसर ऊपर से लिया, 1 प्लस जी, जी की वैल्यू 10 थी, बीच में इसको 100 के साथ डिवाइड किया और 1 बीच में ऐड कर दिया, तो हमारे पास 1.10 बच गया। और ये R की वैल्यू जो भी हमने फाइंड किया ये आ जाएगी। 100 के साथ डिवाइड करें और ये G इसको भी सॉल्व करके कैलकुलेट करें, ये टोटल आंसर आ जाएगा आपके पास। इसको भी एक बार देख लीजिएगा, लेकिन आपका जो आंसर है वो यहाँ पे एंड हो गया। समरी ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, तो आप ये देखिए, हमने जो पिछला लेक्चर नंबर 23 पढ़ा है वो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के ऊपर ही सारा पढ़ा है। ये भी पी नोट की वैल्यू है, ये भी हमने पढ़ा, ये भी पी नोट के लिए ही पढ़ा, और ये अभी हम पढ़ कर आए हैं। तो ये सारा हमारे लिए मिलके क्या बनता है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। नॉन कांस्टेंट ग्रोथ रेट, ये अभी हम पढ़ कर आए हैं, जिसमें हमारे पास 2 कंपोनेंट्स थे, D1 ओवर पी नोट, ये डिविडेंड यील्ड थी, और जी हमारे पास ग्रोथ रेट था। कॉमन स्टॉक फीचर्स पे आ जाएं, तो ये इन्होंने कुछ फीचर्स बताए हैं जिनको बारी बारी आगे ये करेंगे एक्सप्लेन। तो पहले में आ जाएगा शेयर होल्डर राइट्स। शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स का इंतखाब करके ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल करते हैं, जो इसके बदले में अपने ऑब्जेक्टिव्स को, मकासद को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट के खिदमात हासिल करते हैं, उनको पूरा करते हैं। डायरेक्टर का इंतखाब, यानी जो डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, वो साल में एक बार ही होता है। इसका एक गोल्डन रूल है, यानी 1 शेयर 1 हिस्सा एंड 1 वोट, यानी 1 वोट। और आगे इसके 2 प्रोसीजर्स हैं, यानी 2 तरीके हैं। नंबर 1 में आ जाएगा कम्युलेटिव वोटिंग, मजमूई वोटिंग, स्ट्रेट वोटिंग यानी बराह रास्त वोटिंग। अब इन दोनों को आगे एक्सप्लेन किया गया है। कम्युलेटिव यानी मजमूई, अब आपको इसको मैं वैसे ही एक एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए, वैसे इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मजमूई में आ जाएंगे सारे लोग, जिस तरह पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट है, इसमें माइनॉरिटीज भी रहती हैं, तो उनको भी हर काम में पार्टिसिपेट करने का हक तो हासिल है, क्योंकि वो हमारी स्टेट में रह रही हैं। तो इसका मतलब है कि अक़लियतों की शिरकत की इजाज़त देने का इख्तियार उनको दिया जाए। वोटों की जो टोटल नंबर्स हैं जो हर शेयर होल्डर कास्ट कर सकता है, पहले इसको मल्टीप्लाई किया जाए नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, और उसके साथ जो हमने डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया उनके टोटल नंबर्स के साथ, ये पहले मल्टीप्लाई होंगे, फिर आपके पास क्युमुलेटिव वोटिंग आ जाएगी। ये इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, समझने के लिए आप ये कर लीजिएगा। स्ट्रेट वोटिंग यानी बराह रास्त वोटिंग पे आ जाते हैं। डायरेक्टर का जो इंतखाब है इस अंदाज में सिर्फ एक वक्त में किया जा सकता है, और नीचे इसकी भी एग्जांपल है। जस्ट इसमें आपको जितना मैं आपको हाईलाइट करके दे रही हूँ ना, एक एक दो दो लाइनें आप वो करें, इंशाल्लाह आपका ऑब्जेक्टिव भी वहीं से कवर हो जाएगा। स्ट्रेटजिंग, डिक्टेटरशिप का सिर्फ एक हिस्सा किसी खास वक्त पर इलेक्शन के लिए तैयार होता है। देखें, इसमें भी एक आ जाएगा, इट इज़ मोर डिफिकल्ट फॉर अ माइनॉरिटी। इसमें एक और एग्जांपल आपको दूंगी कि जब बरे सगीर था, हिंदू मुस्लिम अलग इकट्ठे रहते थे, तो वहाँ पे हमारा क्या मुतालबा था। जस्ट ये एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि मुसलमानों के अलग अलग इंतखाबात हों, और जो दूसरी मतलब हिंदू हैं, सिख हैं, उनके अलग इंतखाबात हों, ताकि मुसलमान अपने मेंबर्स को आसानी से वोट कास्ट कर सकें। तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि जब मजमूई वोटिंग हो तो अक़लियत के लिए डायरेक्टर का इंतखाब करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक वक्त में मुंतखब करने वाले डायरेक्टर्स की तादाद कम होती है। प्रॉक्सी वोटिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
प्रॉक्सी शेयर होल्डर की तरफ से किसी को शेयर होल्डर को वोट देने का इख्तियार दिया जाता है। ये बड़ी कॉरपोरेशन में एक रूटीन प्रैक्टिस है। ये बड़ी कॉरपोरेशन में एक रूटीन प्रैक्टिस है क्योंकि इनकी तादाद सैकड़ों में, हजारों में या लाखों की तादाद में इनके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। क्लासेस ऑफ स्टॉक एक बार पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। अदर राइट्स में देखना है तो इसमें प्रिमिटिव राइट इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है। Moreover, मजीद आपना शेयर होल्डर समटाइम्स हैव राइट टू शेयर द proportionally in any new stock sold. This is called primitive right. यानी जो शेयर होल्डर है बाज औकात किसी भी नए स्टॉक में प्रपोर्शनली तौर पे हिस्सेदारी का हक रखता है। किसी भी वक्त वो इसको फरोख्त कर सकता है क्योंकि वो तो शेयर होल्डर है। आगे आधे शेयर होल्डर में ये होता है कि मार्केट के आधे शेयर होल्डर के पास होती हैं। जितनी वो करेगा बीच में इन्वेस्ट करेगा उसके मुताबिक उसको हक भी हासिल होंगे। तो इन हकों को हम कहेंगे प्रीमिटिव राइट। नेक्स्ट आ जाएगा डिविडेंड पेड। शेयर होल्डर को अदा किए जाने वाला मुनाफा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तौर पर जो कैपिटल है इसकी नुमाइंदगी करता है जब भी हम इसको वापस कर दें। और जो शेयर होल्डर्स हैं इनकी तरफ से कॉरपोरेशन में के साथ तावन किया जाता है ताकि वो आगे बढ़े। जो भी इसके फायदे और नुकसान है दोनों को मिलकर सामना करना पड़े। The payment of dividend is at the discretion of the board of directors. डिविडेंड की नुमाइंदगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिस्क्रिएशन में होता है। प्रीफर्ड स्टॉक फीचर्स, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेटेड वैल्यू, अक्यूमुलेशन ऑफ डिविडेंड पे आते हैं। एक प्रेफरेंस डिविडेंड बाउंड जिस पर सूद नहीं होता और डायरेक्टर्स अदायगी ना करने का फैसला इस वक्त करता है कि जब कंपनी की जो नेट इनकम होती है वो कतई तौर पे प्रेफर्ड स्टॉक से कम होती है और उस पर हमें कोई भी मुनाफा नहीं होता। तो तब वो उसके फैसला करने में अदायगी का फैसला नहीं करता क्योंकि जब उनको खुद ही प्रॉफिट नहीं होगा तो मार्केट में बेच के उन्होंने क्या फायदा हासिल कर लेना है। जो डिविडेंड पर प्रेफर्ड स्टॉक का जो प्रॉफिट होता है वो कभी कम्युलेटिव होता है यानी मजमूई होता है और कभी गैर मजमूई होता है, लेकिन ज्यादातर वो कम्युलेटिव होता है ऑब्जेक्टिव के लिए। इस प्रेफर्ड स्टॉक डेबिट, ये इंपॉर्टेंट है। क्या जो प्रेफर्ड स्टॉक यानी जो तरजीही स्टॉक है वो कर्ज है। इसके अंदर आपके पास ये 3 बुलेट पॉइंट्स आ जाएंगे। प्रेफर्ड स्टॉक शेयर होल्डर का बयान करदा एक डिविडेंड हासिल करने का हक है। मतलब किसी भी तौर पर तरजीही शेयर होल्डर सिर्फ बयान करदा डिविडेंड हासिल करने का हकदार है और उसके हिस्से को बयान करना कीमत की अदायगी से पहले वो उसके हक में आता है कि इसकी ये कीमत है और आपको बता दे कि मतलब इतने हिस्से बीच में आपका हक है, बस इस काम में आ जाएगा। प्रीफर्ड स्टॉक्स होल्ड क्रेडिट रेटिंग लाइक बॉन्ड होल्डर्स। प्रीफर्ड स्टॉक क्रेडिट रेटिंग रखते हैं बिल्कुल बॉन्ड होल्डर्स की तरह और इसमें बाज़-औक़ात हम तब्दीली भी कर लेते हैं, वक्त के हिसाब से कन्वर्टिबल होते हैं। स्टॉक मार्केट को देख लें तो आगे इसकी 2 टाइप्स हैं हमारे पास, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में ये होता है कि इन्वेस्टर्स की न्यू सिक्योरिटीज़ को ओरिजिनल सिक्योरिटीज़ के साथ तब्दील कर दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है। कंपनीज सेल सिक्योरिटीज़ टू राइज मनी, कंपनियां रकम जमा करने के लिए सिक्योरिटीज़ को फरोख्त कर देती हैं। सेकेंडरी मार्केट में आ जाएं तो वो मार्केट जिसमें पहले जारी की गई सिक्योरिटीज का कारोबार सरमायादारों के दरमियान होता है। डीलर एजेंट जो कि इन्वेस्टर्स के दरमियान अपनी गुफ्तगू करता हो, उनको आपस में मिलाता हो। इसमें आप ये फर्स्ट लाइन देख लें। एक एजेंट जो बरकरार रखी हुई इन्वेंट्री यानी मेंटेन्ड इन्वेंट्री पर सिक्योरिटीज खरीदता और बेचता है। इसी में नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आ जाएगी स्ट्राइक प्राइस। वो कीमत जो डीलर अदा करना चाहता है वो बिड प्राइस। बिड प्राइस यानी बोली होती है जो दुकानदार लगाता है कि मैं इतने में आपको ये चीज दूंगा और वो प्राइस जिस पे वो कीमत वो प्रोडक्ट सेल कर देता है। इन दोनों पर जो सिक्योरिटीज होती हैं जिस पे वो अपनी मतलब सेल करता है प्रोडक्ट, उसको हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। और इन दोनों के दरमियान के फर्क को यानी बिड यानी बोली और आस्क प्राइस यानी
प्राइस पूछने के दरमियान के जो फर्क है इसको हम स्प्रेड कहते हैं। ब्रोकर एक एजेंट होता है, एक पर्सन हो सकता है और एक फैक्टर हो सकता है। बस इसी में डेफिनेशन कवर हो जाती है कि एक एजेंट जो सरमायादारों के दरमियान हिफाजती लेन देन यानी ट्रांजैक्शन का इंतजाम करता हो उसको हम ब्रोकर कहते हैं। यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 24 एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।